Hello everyone. So in the last video we have discussed about Dalton atomic theory and we have discussed the 6 postulates, and if you have not seen the postulates of Dalton atomic theory, so just go to the previous video and start reading from that video. So after that we are having some NCERT questions given on page number 32. So here we are discussing about class 9 NCERT questions, NCERT in-text questions, NCERT in-text questions. Okay students, so here in the first question it has been given to us कि एक रिएक्शन है जिसमें आपका जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास बच्चों Na2CO3, और ये रिएक्ट कर रहा है हमारे पास 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड? दैट इज CH3COOH. और ये मिलके हमारे पास क्या बन रहा है? द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम इथेनोएट? दैट इज CH3COONA. ठीक है, CH3COONA प्लस CO2 प्लस वाटर. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है. तो सबसे पहले जो हमारे पास अमाउंट इसमें गिवन है हम उस पर फोकस करेंगे. Na2CO3 हमें गिवन है बच्चों 5.3 ग्राम. ओके, CH3COOH हमारे पास गिवन है बच्चों 6 ग्राम. CH3COONA दैट मींस सोडियम इथेनोएट, ये हमारे पास गिवन है बच्चों 8.2 ग्राम. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गिवन है बच्चों 2.2 ग्राम, जो हमारा एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है. ये एनसीईआरटी क्वेश्चन कई बार बच्चों डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आप इन पे जरूर फोकस करेंगे. सो आफ्टर दैट H2O की हमारे पास जो अमाउंट दे रखी है इसके अंदर दैट इज 0.9 ग्राम. 0.9 ग्राम. आपको बताना क्या है इसके अंदर? शो दैट these observations are in agreement with the law of conservation of mass. बच्चों, in the last video we have discussed about law of conservation of mass. Total mass of product is equal to total mass of reactant. हमारे पास ये क्या है बच्चों? रिएक्टेंट है, और ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है. तो हमें ये प्रूव करना है कि क्या हमारा टोटल मास प्रोडक्ट का हमारे रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर है. अगर है तो हम इसको क्या मानेंगे कि these observations are in agreement with the law of conservation of mass. So here we are now discussing about total mass of reactants. हम क्या करेंगे? इसको प्लस कर देंगे. इसको प्लस कर देंगे हम. 5.3 प्लस 6 11.3 ग्राम. ठीक है बच्चों. इसी तरह हम बात करते हैं बच्चों टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स की. टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स ये हमारा किसके बराबर होगा बच्चों? 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9. तो आप इसको सोल्व करेंगे, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे. 2 और 2 4 और 9 13, 9 और 2 11, 11.3 ग्राम. तो आपने देखा बच्चों, जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टोटल मास है वो हमारा क्या आ चुका है? सेम आ चुका है. तो आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर द ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर आपको याद हो क्या होता है? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं. आगे आती है बात बच्चों सेकंड क्वेश्चन की. तो सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये कंबाइन कर रहा है किस रेशियो के अंदर? 1:8 बाय मास. 1:8 रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है और टू फॉर्म वाटर. ठीक है, मान लो आपने हाइड्रोजन लिया 1 ग्राम के अंदर, ऑक्सीजन लिया आपने 8 ग्राम के अंदर, और मिलके क्या बन रहा है बच्चों? वाटर बन रहा है. तो आपको बताना क्या है इसके अंदर?
what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? आपको बताना है अगर हम लेते हैं बच्चों 3 ग्राम हाइड्रोजन तो हमें कितने ग्राम में ऑक्सीजन चाहिए होगा। देखो अगर हम 1 ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमें 8 चाहिए और अगर हम 3 लेंगे दैट मीन्स हाउ मच ऑक्सीजन we will require to react completely, that is 24 gram. This is the right answer. ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas. अगर यहाँ पे 3 times हो जाएगा तो यहाँ पे 3 times हो जाएगा। Okay, now we are discussing about question number 3rd. Which postulate of Dalton atomic theory is the result of the law of conservation of mass? अगर आपको याद हो हमारे पास डाल्टन के 6 पोस्टुलेट्स थे। पहला पोस्टुलेट हमारा क्या था बच्चों, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड कॉल्ड एटम्स। ठीक है, सेकंड हमने क्या पढ़ा है बच्चों इसके अंदर कि जो हमारा एटम है वो इंडिविजुअल होता है। ठीक है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते और जो एटम है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एटम खुद क्रिएट नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। इसका मतलब जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आपको दिया हुआ है तो आपको बताना है इसमें कौन सा पोस्टुलेट हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग है, कौन किसमें हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारा जो सेकंड नंबर पोस्टुलेट है वो एक्चुअली किसको इंडिकेट कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। जैसा कि आपको इसके अंदर एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मींस आपका जो टोटल मास होगा ना एटम्स का, रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास क्या रहेगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, सो यही हमारा सेकंड नंबर पोस्टुलेट हमारा इसका आंसर रहेगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेकंड पोस्टुलेट और हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चों सेकंड पोस्टुलेट कौन सा था, एटम इज इंडिविजिबल, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया बच्चों, which postulate of Dalton atomic theory can explain the law of definite proportion? अब आपको याद होगा बच्चों लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चों, अगर आपको याद हो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे मान लीजिए 2 है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, और 2 एटम की बात करें तो कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन की बात करें हम 16 होता है, इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करें सो वी विल गेट 1:8 बाय मास। Means whatever the source of the compound, whether we are taking tap water, whether we are taking well water or river water, lake water, sea water, the formula of that water will remain same, that is H2। और जो उनका रेशियो बाय मास है that will also remain same, that is 1:8। Similarly we have discussed about CO2, कार्बन की हम बात करें 12, इसका 32, 4 3 जा 4 8 जा। तो CO2 का सोर्स हमारे पास कोई भी हो, कहीं से भी हो, लेकिन इनका जो रेशियो रहेगा बाय मास दैट विल रिमेन सेम, दैट इज 3:8। तो जो हमारा क्वेश्चन है व्हिच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, तो हमारा जो 6th नंबर ऑफ पोस्टुलेट है अगर आपको याद हो, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम रिमेन कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंपाउंड। जो हमारे पास एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ एटम होते हैं या काइंड ऑफ एटम होते हैं that will remain same for the given compound। so 6th number postulate जो है ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, law of constant proportion। I hope that these NCERT questions that we have discussed so far it is clear to everyone। okay, after that we are discussing about that what is an atom। हमारा जो next topic है according to NCERT it is given to us what is an atom। एटम है क्या, आइए जानते हैं इसके बारे में। हम इसको किस तरह से बोल सकते हैं बच्चों, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एटम इज द स्मॉलेस्ट unit of an element which
which may or may not exist independently चलिए, तो जो हमारे पास एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज द एटम, और ये जो एटम है वो अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। मॉलिक्यूल तो हमारा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास एटम है देयर आर द चांसेस कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंटली हियर? लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, ये सारी नोबल गैसेस होती हैं, जिसको बोलते हैं हम नोबल गैसेस, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनर्ट गैसेस। ये कभी दूसरे एलिमेंट के साथ कभी कंबाइन नहीं करती, मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। बट क्या आपको लगता है अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है बच्चों? 6 होता है, 2,4। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने की टेंडेंसी रखेगा। इसका मतलब कार्बन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 6, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके लास्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके लास्ट शेल में 8 कंप्लीट नहीं है। व्हाट इज ऑक्टेट? ऑक्टेट का मतलब होता है जिसके लास्ट शेल में हमारे पास क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं कि वो एलिमेंट हमारा क्या है बच्चों? स्टेबल है, ठीक है। तो अगर स्टेबल नहीं है, देखो स्टेबिलिटी को अगर हम समझे एज पर द रियल लाइफ एग्जांपल, कोई भी जो हमारे पास फैमिली है, कोई भी हमारे पास जो पर्सन है, वो स्टेबल कब है? जब उसके पास अच्छा फूड है, अच्छा क्लोथिंग है, अच्छा शेल्टर है, ठीक है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए। केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास एटम की स्टेबिलिटी के लिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है बच्चों? 8। हाउ मेनी? 8 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। तो यहाँ पे ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट नहीं है, इसका भी कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब ये किसी न किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी रखेगा। तो ऑक्सीजन तो हमारे पास खुद के साथ भी कर सकता है बॉन्डिंग, है ना, दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ भी क्या कर सकता है? कंबाइन हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ भी कंबाइन हो सकता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन, या हमारे पास नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 5, इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। तो 8 पूरे करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये मान लीजिए 3 हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? NH3। मतलब ये सारे हमारे वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन जो हमने लेफ्ट साइड में देखा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, ये सारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों? सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों नियोन। इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ नियोन, नियोन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 10, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, वैलेंसी 0। वैलेंसी 0 है, मतलब जो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी एलिमेंट की वो क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब ये एलिमेंट से कंबाइन नहीं हो पाएगा। आर्गन की हम बात करते हैं, 18 इसका होता है एटॉमिक नंबर, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8। वैसे तो जो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो एटॉमिक नंबर है, ये हमारा क्लास 9th का ही चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम वैसे अब देख सकते हैं कि फर्स्ट शेल में हमारे कितने आना चाहिए बच्चों? 2, सेकंड शेल में 8, और थर्ड शेल में जितने बाकी बच गए कितने हो जाएंगे? ये 10। तो इसका भी ऑक्टेट हमने देखा बच्चों कंप्लीट है। आर्गन भी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? स्टेबल है ये, ठीक है। अगर स्टेबल है इसका मतलब ये किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग नहीं करेगा। सो व्हाट वी हैव नोटिस्ड कि वो एलिमेंट्स जो हमारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो उसी एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? एटम बोल रहे हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हाउ बिग आर एटम्स? क्या हम उसको नेक्ड आई से देख सकते हैं? नहीं देख सकते।
क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जो इसका जो एटॉमिक साइज है, एटम का जो साइज है एक्सट्रीमली स्मॉल एंड दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। तो एटम का साइज इतना स्मॉल होने के कारण हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। यही क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का भी है। जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे बच्चों। सो उसके बाद आता है बच्चों हाउ बिग आर एटम्स। एटम हमारे कितने बड़े साइज के हैं, इसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एटम ऑफ हाइड्रोजन। सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारे पास एटम का साइज है वो कौन से एटम का साइज है? दैट इज ऑफ हाइड्रोजन 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन की, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10⁻⁻10 मीटर। हीमोग्लोबिन की बात करें 10⁻⁸ मीटर। आफ्टर दैट ग्रेन ऑफ सैंड की बात करें 10⁻⁴ मीटर। एंट की बात करें 10⁻⁻2 मीटर। और जो हमारे पास वाटरमेलन है उसका साइज दिया हुआ है आपको 10⁻⁻1 मीटर। और 10⁻⁻1 मीटर का मतलब क्या हुआ बच्चों? 10⁻⁻1 मीटर 1/10 मीटर 0.1 मीटर, मतलब 1 मीटर का अगर आप 10वां हिस्सा कर दोगे तो हमारे पास वाटरमेलन का साइज आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको टेबल में दे रखी हैं। एंड नाउ वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द एडिशनल पॉइंट हियर। लिसन, देखो हमारे पास एक यूनिट होती है 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू में 10⁻⁻9 मीटर। ये हमारे पास एक यूनिट है जो आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सबसे पहले जो हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है हमने इसको पढ़ा अच्छे से। अब डाल्टन ने अपने कुछ सिंबल्स को बताया कि हमें इन एलिमेंट्स के लिए ये सिंबल यूज करना है। लेकिन जो आपके सामने, मैं एक बार थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं इसको। जो आपके सामने ये सिंबल्स दिखाए गए हैं बच्चों, दिस वन हमारे पास हाइड्रोजन के लिए आपको दे दिया है कि एक सर्कल में आपको डॉट दे दिया गया है। कार्बन के लिए हमने सर्कल को क्या कर दिया, फिल कर दिया है। ऑक्सीजन के लिए हमने सर्कल को ब्लैंक रखा हुआ है। ठीक है, फॉस्फोरस के लिए हमने इस तरह का सिंबल यूज किया है, सल्फर के लिए हमने इस तरह का सिंबल यूज किया है, आयरन के लिए ये सिंबल यूज किया है, सिमिलरली फॉर कॉपर, लेड, सिल्वर। ठीक है, चलो ये चीज हम देख सकते हैं कि ये तो बहुत सिंपल है। कॉपर का सिंबल है तो हमें सर्कल के अंदर सी लगाना है। ठीक है, लेड का सिंबल है तो हमने एल लगा दिया, सिल्वर के लिए हमने एस लगा दिया। मतलब इस टाइप के सिंबल तो हम बेसिकली याद कर सकते हैं। बट इस तरह के जो हमारे और एलिमेंट्स हैं, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सारे गिवन नहीं है, लेकिन और भी जो हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है उन सबके हम सिंबल्स को याद नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज ऑल द डाल्टन एटॉमिक सिंबल्स। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्ड, तो गोल्ड के लिए उसने सिंबल दे दिया कुछ इस तरह का। ये हमारे पास गोल्ड का सिंबल है। ठीक है, और आपने इसमें लिखा हुआ है जी फॉर गोल्ड। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मरकरी, मरकरी के लिए कुछ इस तरह से हमारे पास डेल्टा एटॉमिक सिंबल है, दैट इज फॉर मरकरी। बट इस तरह से हमें एलिमेंट्स का सिंबल को याद करने में परेशानी तो होगी, क्योंकि कुछ के लिए तो हमने देख लिया कि लेटर्स हमने यूज किए हैं, लेकिन कुछ के लिए हमने अलग तरह के सिंबल यूज किए हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज दीज डेल्टा एटॉमिक सिंबल्स। तो आईयूपीएसी ने एक कमेटी बनाई और जो भी वो सिंबल्स उन्होंने बताए हम उसको आगे यूज करेंगे। आज भी हम यूज करते हैं और आगे भी इसको हम यूज करते रहेंगे, क्योंकि इस सिंबल्स को आगे यूज नहीं किया गया बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन जस्ट टू मेमोराइज दीज सिंबल्स। तो बेसिकली जो हमारे दिया हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो इन एलिमेंट्स के सिंबल्स को जब अप्रूव किया तो तभी से ही इनका हमें जो है हमें इसका यूज करना पड़ा और आगे से हम इसका यूज करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कुछ सिंबल्स का, तो उन्होंने क्या बताया
मान लीजिए हम बात कर रहे हैं पोटेशियम की, ठीक है। पोटेशियम के लिए सिंबल हमारे पास कौन सा होता है बच्चों, के होता है। फॉस्फोरस के लिए पी होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए होता है हमारे पास एच, हीलियम के लिए हो गया एच ई, लिथियम के लिए एल आई, बेरिलियम के लिए बी ई, ठीक है। बोरोन के लिए हमारे पास बी, कार्बन के लिए हमारे पास सी हो गया, नाइट्रोजन के लिए एन, ऑक्सीजन के लिए ओ, फ्लोरीन के लिए एफ, नियोन के लिए एन ई। तो आपने क्या चीज देखा बच्चों, जैसे नियोन की बात हो रही है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर हमारे पास स्मॉल है, ठीक है। लिथियम की बात करें फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल है। बेरिलियम की बात करें फर्स्ट लेटर कैपिटल, ई हमारे पास, सेकंड लेटर हमारे पास क्या है, स्मॉल है, ठीक है। लेकिन पोटेशियम के लिए हमने बोल दिया इसका सिंबल के। इसका मतलब कुछ ऐसे जो लैटिन भाषा के शब्द थे उनके बेसिस पर भी इनके सिंबल को डेजिग्नेट किया गया। सोडियम का सिंबल हमारे पास SO नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सोडियम का सिंबल SO, बट द करेक्ट सिंबल which was approved that is Na, ठीक है। तो जो हमारे पास ये Na दिया हुआ है, ये किसका हमारे पास कौन से नेम से लिया गया है, नेट्रियम, which is the Latin name। पोटेशियम के लिए हमारे पास सिंबल क्या है, K, that is from कैलियम, ठीक है। आयरन के लिए अगर हम बात करें सिंबल होता है इसका Fe, जो कि लैटिन नेम फेरम है, इट इज फेरम। तो कुछ सिंबल्स को, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल के लिए लैटिन नेम्स के बेसिस पर उनका सिंबल को असाइन किया, लेकिन कुछ हमारे पास जो उनका नेम है उसके बेसिस पर फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल, ठीक है। इस तरह के सिंबल्स को अप्रूवल दिया गया। आफ्टर दैट वी आर हैविंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम समझते हैं अब कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए अच्छे से बच्चों। सो एटॉमिक मास it is defined as the relative mass with the mass of carbon 12 आइसोटोप। तो इसको समझने से पहले हम पढ़ते हैं बच्चों कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स which are having same atomic number but different mass number। देखते हैं इसको क्या मतलब है बच्चों इसका। हाइड्रोजन की हमारे पास 3 आइसोटोप थी, 1H1, 1H2, 1H3। तीनों में आप चेक कर रहे हो जो इसके सबस्क्रिप्ट में दिया हुआ है वो नंबर कौन सा है बच्चों, एटॉमिक नंबर है, जो हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। हाइड्रोजन के अंदर, तीनों के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं बच्चों 1 है। बट तीनों के अंदर हमारे पास जो इसका मास नंबर है, फर्स्ट वाले का 1, सेकंड वाले का 2 और थर्ड वाले का 3। तो आपने क्या देखा बच्चों, एटॉमिक नंबर अगर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे पास कार्बन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है ना बच्चों वो अलग अलग है। किसी का एटॉमिक मास 12 है, किसी का 13 है, किसी का 14 है। अब कार्बन 12 आइसोटोप हमारे पास है। आप कहोगे हम ये चीजें डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखो किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है ना वो हमारे पास 0.0000786435206 कुछ भी हमारे पास वैल्यू गिवन हो सकती है, बट वो वैल्यू को हम इजीली याद नहीं कर पाएंगे।
लेकिन अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास हम निकालना चाहते हैं, अगर उसको कंपेयर करके बताया जाए कि वो एलिमेंट हमारा कार्बन 12 आइसोटोप से कितना लाइट है या कितना हैवी है, देन इट इज वेरी इजी फॉर अस टू मेमोराइज एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैंने क्या आपको बताया, इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव मास विद द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्या बोल सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो हमारा किसके बराबर होगा, वो हमारा रिलेटिव मास के बराबर होगा। रिलेटिव मास का मतलब हमने उस एलिमेंट के मास को जिसका हम निकालना चाहते हैं, उस एलिमेंट के मास को हम C12 आइसोटोप से कंपेयर करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों। सो इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स विद द मास ऑफ C12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप के हिसाब से पर्टिकुलर एलिमेंट का मास कितना ज्यादा है या कितना कम है, दैट इज द एटॉमिक मास। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट one more term, that is atomic mass unit. Atomic mass unit, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं बच्चों, AMU। क्या बोल सकते हैं इसको हम, AMU। So it is defined as 1/12 of the mass of C12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप का अगर मैं 12वां हिस्सा कर दूं तो वो मेरा 1 AMU के बराबर होगा। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, कार्बन 12 आइसोटोप का अगर हम 12वां हिस्सा कर दें तो हमारा वो 1 AMU के बराबर होगा। यही बात मैंने लिखी है, इट इज डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 आइसोटोप। चलिए, in the next video we will also learn about the molecular mass, molar mass, formula unit mass। ठीक है, और जो भी टॉपिक के बेसिस पर हमारे पास कुछ एक केमिकल फॉर्मूले हैं, दैट आल्सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आप एक काम करेंगे, एटॉमिक मास के टॉपिक को जो भी इसमें दिया हुआ है इसको आप रीड करेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल को हमने डेजिग्नेट किया है, IUPAC ने डेजिग्नेट किया है, आप उन सिंबल्स को याद करेंगे टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।